हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्न योर विंग्स। आई एम खुशी जैन और आज हम पढ़ेंगे यूनिवर्स के बारे में। तो हम सबसे पहले यूनिवर्स के अंदर देखते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अब ये सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो भी हमारे अर्थ के बाहर प्रेजेंट होता है उसको हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हमारे मून हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, कोई भी शाइनिंग ऑब्जेक्ट को हम सेलेस्टियल बॉडी बोलते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज़ दो टाइप की होती हैं, या तो वो बहुत बड़ी और हॉट हो सकती हैं और गैसेस की बनी हुई हो सकती हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है और उनके पास लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्टार। जैसे कि हो गया हमारा सन। हमारा सन क्या है? एक सेलेस्टियल बॉडी है जो कि एक स्टार है। जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती और हीट नहीं होती उनको हम बोलते हैं प्लैनेट। जैसे कि हो गया हमारा प्लैनेट अर्थ। तो सैटेलाइट्स जैसे कि मून, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, एस्ट्रॉइड, कॉमेट, मिटियोर, ये सब हमारी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं। इनको हम अब एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गैलेक्सी क्या होती है। गैलेक्सी होती है ह्यूज कलेक्शन ऑफ डस्ट, billions of stars and their solar system and also the huge collection of gases। ये गैलेक्सी को होल्ड करके रखती है इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारी एक गैलेक्सी है जैसे कि मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिस्ट का मानना है कि हमारे यूनिवर्स में करीब 1 मिलियन गैलेक्सीज प्रेजेंट हैं और इससे भी ज़्यादा प्रेजेंट हो सकती हैं। हमें सिर्फ 1 मिलियन के बारे में पता है। ये हमारी गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी के अंदर एक सोलर सिस्टम है और ये सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा हमारा प्लैनेट अर्थ है। अब गैलेक्सीज जो होती हैं वो या तो स्पाइरल शेप की हो सकती हैं या एलिप्टिकल शेप की हो सकती हैं या इरेगुलर गैलेक्सीज हो सकती हैं। जो स्पाइरल गैलेक्सी हैं जैसे कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, तो ये स्पाइरल गैलेक्सीज जो होती हैं इनकी शेप जो होती है वो पिन व्हील होती है। और जो एलिप्टिकल गैलेक्सीज होती हैं ये स्मूथ होती हैं और ओवल शेप की होती हैं, जबकि जो इरेगुलर गैलेक्सीज होती हैं उनकी कोई शेप नहीं होती, वो इरेगुलर इन शेप होती हैं। तो एग्जाम्पल ऑफ स्पाइरल वे गैलेक्सीज मिल्की वे गैलेक्सी। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं ये कितनी सुंदर हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। इसके अंदर हमारा ये बीच में ब्लैक होल है और ये हमारे यहाँ पे सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हमारा एक छोटा सा प्लैनेट है। अभी साइंटिस्ट ने कुछ हफ्ते पहले ये एक नई गैलेक्सी की फ़ोटो अपने हबल स्पेस टेलीस्कोप से क्लिक की थी। इस गैलेक्सी का नाम है NGC 1614 गैलेक्सी और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज प्रेजेंट है। अब हम देखेंगे कि स्टार्स की लाइफ साइकिल क्या होती है। सबसे पहले तो जो स्टार की लाइफ साइकिल होती है वो डिपेंड करती है उसके मास पे, और साइंटिस्ट ने इन स्टार्स की स्टडी करने के लिए जो एक हमारे सन को एक स्टैंडर्ड माना है, तो उन्होंने हमारे एक सन के मास को 1 सोलर मास बोला है। तो एक सोलर मास जो होता है वो इक्वल होता है 1.989 इंटू 10⁻30 kg। कोई भी स्टार बनने के लिए मास रिक्वायरमेंट होती है वो 8% ऑफ द सोलर मास होना चाहिए, तभी उसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है और तभी वो मेन सीक्वेंस स्टार बनने का प्रोसेस स्टार्ट करता है, वरना वो एक ब्राउन डार्क बन के रह जाता है। तो हमारे ये स्टार के फॉर्मेशन की शुरुआत होती कैसे है? सबसे पहले हमारे यूनिवर्स के अंदर जो गैसेस होती हैं वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट करती हैं और कंसंट्रेट हो जाती हैं एक सेंटर के ऊपर। जैसे कि हमारी गैसेस हैं बहुत सारी, तो ये एक सेंटर की तरफ कंसंट्रेट होना शुरू हो जाएंगी जिसे हम स्टेलर नेबुला बोलते हैं। ये स्टेलर नेबुला के अंदर जो एटम्स होंगे गैसेस के, उनका काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से थर्मल एक्सपेंशन स्टार्ट होता है और यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट होता है। सबसे पहले हाइड्रोजन फ्यूज़ करके हीलियम बनाता है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटम एटम है। ये फ्यूज़ करके हीलियम बनाते हैं जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो
फ्यूजन वाली एनर्जी और जो हमारे काइनेटिक एनर्जी की वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही थी, उसकी वजह से जो हमारा स्टार होता है उसका जो इंटरनल सरफेस होता है वो एक्सपांड करना शुरू करता है। और जैसे कि हमने पहले देखा कि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो ये जो अंदर का एक्सपेंशन होता है और जो बाहर का कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी वजह से ये दोनों फोर्सेस जो होती हैं वो काउंटर बैलेंस हो जाती है और जो हमारा स्टार होता है वो स्टेबल हो जाता है। और इस टाइम में हम इसे बोलते हैं प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार जो होता है धीरे धीरे इसके कोर के अंदर सारा हाइड्रोजन जो होता है वो फ्यूज़ करके हीलियम में फॉर्म हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं बचा होता। बट इसके जो आउटर शेल होता है उसके अंदर अभी भी कुछ अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। ये हाइड्रोजन जो होता है वो एक्सपैंड करना शुरू करता है और इसके जो आउटर शेल होता है उसके एक्सपेंशन की वजह से हमारा जो है रेड जायंट बनने का प्रोसेस शुरू होता है। इसके अंदर क्या होता है कि ये जो एक्सपेंशन होता है, आउटर शेल का जो एक्सपेंशन होता है, इसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो हीलियम के एटम को फ्यूज़ करवा सके। पहले तो हमने देखा कि सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूज़ होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक एटम होता है, उसको हमें फ्यूज़ करने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। बट जो हीलियम एटम होता है उसके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको फ्यूज़ करवाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ये आउटर शेल के अंदर जब एक्सपेंशन होता है तो ये इनफ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है जो हीलियम को फ्यूज़ करवाता है। हीलियम के फ्यूज़ होने की वजह से वो कार्बन फॉर्म करता है और ये कार्बन जो है वो रेड जायंट को एक रेड कलर प्रोवाइड करता है। रेड कलर की एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, इस वजह से जो ये हमारा रेड जायंट होता है ये फॉर्म हो जाता है। सबसे पहले जो रेड जायंट होता है वो येलो कलर का होता है, जैसे कि अभी हमारा सन है, और जब वो बाद में एनर्जी सारी प्रोड्यूस कर लेता है तो वो रेड कलर का हो जाता है, जिसके अंदर कम एनर्जी बची होती है। जैसे कि हम विबग्योर के अंदर देखते हैं कि विबग्योर के अंदर सबसे पहले वाई आता है और फिर रेड आर आता है। तो इसके अंदर जब हम इधर की साइड जाते हैं फ्रॉम लेफ़्ट साइड, तो फ्रॉम राइट साइड, तो आर के पास यानी रेड के पास लेस एनर्जी होती है। तो हमारा सन जो है वो अभी वो येलो है, तो उसके अंदर अभी ज़्यादा एनर्जी है। हमारे साइंटिस्ट मानते हैं कि हमारे सन की एज जो है वो 10 मिलियन ईयर्स है, अभी वो 5 मिलियन ईयर्स अपने कवर कर चुका है और सिर्फ अब हमारे सन के पास 5 मिलियन ईयर्स और बाकी हैं। इसके बाद धीरे धीरे सारी गैसेस फिनिश हो जाती हैं रेड जायंट के अंदर से और वो एक वाइट डार्क बन जाता है। वाइट डार्क जो होता है वो स्टिल थोड़ा उसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती रहती है, बट एंड में वो ब्लैक डार्क बन जाता है जब उसके अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बचती। ये तो हमारा प्रोसेस जब होता है जब जो हमारा स्टेलर नेबुला है उसका मास जो है वो इक्वल है या आसपास है हमारे सोलर मास के। बट अगर स्टेलर नेबुला का मास 5 टाइम्स द मास ऑफ सोलर मास होता है तब उसका प्रोसेस ऐसा नहीं होता, उसका प्रोसेस थोड़ा धमाकेदार होता है। जैसे कि जब हमने पढ़ा कि हीलियम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूज़ कर रहा है कार्बन, तो पहले वाले के अंदर तो वो कार्बन के आगे फ्यूज़ नहीं करता। बट जब हमारा स्टेलर नेबुला का मास जो होता है वो 5 टाइम्स द मास ऑफ सोलर मास होता है, तो वो कार्बन के बाद भी फ्यूज़ करता रहता है और इतने एलिमेंट तक फ्यूज़ कर लेता है कि वो एक स्टेज पे आयरन बना लेता है, उसके कोर में आयरन प्रेजेंट हो जाता है। अब क्योंकि आयरन एक बहुत ही ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है तो वो फर्दर फ्यूज़ नहीं हो सकता और कोर के अंदर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है कि वो एक्सप्लोड हो जाता है, जिसे हम सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं। अब इस एक्सप्लोजन के बाद क्या होता है कि जो उसका रेजिडुअल मास है, एक्सप्लोजन के बाद जो मास बच गया है, अगर उस मास का जो वेट है वो 3 to 5 सोलर मास है तो वो एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है जो कि अपने एक्सिस पे तेज तेज घूमता रहता है, स्पिन करता रहता है। या फिर अगर उसका मास उससे भी ज़्यादा है तो वो एंड में हमारा ब्लैक होल बन जाता है। ब्लैक होल जिसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि उसके अक्रॉस अगर हम कुछ भी भेजें तो वो वापसी नहीं आ सकता।
जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो सबसे पहले हमारा स्टेलर नेबुला, जिसके अंदर सारी गैसेस जो है वो कंसंट्रेट हो गई ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल। अगर इसका साइज जो है वो सोलर मास जितना है तो इसके अंदर ये स्टेबल प्रोटोस्टार बनाएगा और ये बाद में आउटर शेल का एक्सटेंशन होके और कार्बन तक फ्यूज होके रेड जाइंट बना लेगा और इसके बाद हमारा वाइट डवार्फ बन जाएगा, फिर ब्लैक डवार्फ बन जाएगा। बट अगर उसका मास जो है वो 5 टाइम्स द मास ऑफ सोलर मास है तो वो एक मैसिव स्टार बनाएगा, एक मैसिव प्रोटोस्टार बनाएगा, जिसके कोर में आयरन तक प्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये आयरन आगे फ्यूज़ नहीं हो पाएगा तो इसके अंदर सुपर रेड जाइंट बन के एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा। ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन होगा और इस वजह से या तो न्यूट्रॉन स्टार बनेगा अगर उसका रेजिडुअल मास जो है वो 3 to 5 है हमारे सोलर मास के, और ये अपने एक्सिस पे तेज से घूमता रहेगा। अगर इसका मास 5 सोलर मास से भी ज़्यादा है तो ये ऐसे ब्लैक होल बनाएगा। हमारे साइंटिस्ट ने कुछ टाइम पहले ही हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जो ब्लैक होल प्रेजेंट है उसकी इमेजेस हमारे साथ शेयर की थी। तो ये जो है ये सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो कि बिगेस्ट काइंड ऑफ ब्लैक होल होता है और इसका ग्रेविटेशनल पुल जो होता है वो मिलियन टाइम स्ट्रॉन्गर होता है सन से। और ये जो होता है इसके अंदर इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है कि ये कुछ भी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेता है और उसके अक्रॉस पार हो जाती है पर वो वापस नहीं आ पाती। इसके अंदर इतना ग्रेविटेशनल पुल है कि ये टाइम को भी चेंज कर सकता है। अब हम पढ़ेंगे हमारे सन के बारे में, जो कि एक स्टार ही है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक पूरी करता है स्टार होने की, जैसे कि इसका जो कोर होता है वो हाइड्रोजन और हीलियम का बना हुआ होता है। मेनली जो होता है वो हाइड्रोजन का बना हुआ होता है, 73% इसका हाइड्रोजन होता है और 25% हीलियम होता है और इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो अब कोई भी आपसे अगर पूछेगा कि इसके अंदर कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती हैं तो आपको क्योंकि पूरा प्रोसेस पता है तो आप ये कभी भूलोगे नहीं कि इसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम होती है और कभी भी आप इसमें कंफ्यूज नहीं होगे कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है कि फिजन होता है, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इसके अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है जिसके अंदर हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाता है और उसी की वजह से इसके अंदर इनफ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसकी हीट हम तक इतनी ज़्यादा लगती क्यों नहीं, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है इसलिए हमें इसकी थोड़ी सी हीट महसूस होती है। और अगर हम और स्टार्स को देखें तो उनके अंदर इससे भी ज़्यादा हीट है बट वो हमसे बहुत ज़्यादा लाइट ईयर्स अवे हैं इसलिए हमें उनकी हीट इतनी नहीं दिखती। अभी कुछ टाइम पहले ही 12 अगस्त 2018 के अंदर नासा ने एक पार्कर सोलर प्रोब भेजा था। ये पार्कर सोलर प्रोब क्या था, इसने हमारे जो सन की आउटर लेयर होती है, जो सबसे ज़्यादा आउटर लेयर होती है जिसे हम कोरोना बोलते हैं, उसके बारे में हमें बताया था। तो अगर हम देखें तो सन के पास 6 रीजन्स होते हैं अंदर से। अगर हम बाहर आए तो इसके अंदर सबसे अंदर होता है कोर, फिर रेडिएटिव जोन, फिर कनेक्टिव जोन, फिर फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर और सबसे आउटर में होता है कोरोना। तो इसको याद करने का तरीका है CPCC। हमें सिर्फ यही 4 लेयर्स याद करनी है। सबसे बाहर होती है क्रोमोस्फीयर, फिर फोटोस्फीयर, फिर कनेक्टिव जोन और लास्ट में हमारा कोर। टेम्परेचर ऑफ द सन होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप ऐसे एक रीसेंट फिनोमिना से उसे रिलेट करके पढ़ोगे किसी भी टॉपिक को तो हमें उस टॉपिक को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वो हमें टॉपिक ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अब हम ये सन से रिलेटेड कुछ फिनोमिना देखते हैं कि अभी हमारे इसी ईयर एक बहुत ही ख़तरनाक सोलर एक्लिप्स आया था। तो सोलर एक्लिप्स क्या होता है, जब मून जो है वो अर्थ के और सन के बीच में आ जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा सन है और ये जो बाहर वाला है ये हमारा मून है। हमें सन जो है वो नहीं दिखता टोटल एक्लिप्स के अंदर। ये पिक्चर है टोटल एक्लिप्स की, ये पिक्चर है पार्शियल एक्लिप्स की। तो इसके अंदर क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ द रेज जो है जो सन से आ रही होती है वो पेरिफ्री पे बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से अगर हम इसे नेकेड आई से देखेंगे तो हम ब्लाइंड भी हो सकते हैं, इतनी ज़्यादा इसके अंदर इंटेंसिटी होती है। और ये होता है हमारा लूनर एक्लिप्स, जिसके अंदर जो है अर्थ हमारे मून के और सन के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से हमें सिर्फ मून का शैडो दिखता है। अब हम देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में।
तो प्लैनेट्स के अंदर सबसे पहले ये हमारा सन है, जिसके ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सारे प्लैनेट्स इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं और अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करते हैं। हमारे ये होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के जो इधर 4 प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, और जो इधर 4 प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं जोवियन प्लैनेट, जो कि मेनली बने हुए होते हैं गैसेस से, और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बने हुए होते हैं रॉकी मटेरियल से। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में हमारे सबसे पहले आता है मर्करी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और जोवियन प्लैनेट्स जो गैसेस से बने हुए होते हैं उसमें होता है हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। इसके बाद लास्ट में होती है हमारी क्यूपियर्स बेल्ट, जो कि एस्ट्रॉइड की ही बनी हुई होती है। तो इसके अंदर जो हमारे अंदर वाले प्लैनेट्स हैं, सबसे पहले तो इसको याद करने का तरीका है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट एम जे एंड सन। यू कैन रिमेंबर इट ईजिली। तो सबसे अंदर होता है हमारा मर्करी, जो हमारा सबसे छोटा प्लैनेट है, और इसका जो रेवोल्यूशन है इसी वजह से सन के अराउंड सबसे कम है। ये 88 डेज़ के अंदर अपना रेवोल्यूशन जो है वो पूरा कर लेता है। उसके बाद आता है वीनस। वीनस जो है वो हमारे सन अर्थ का ट्विन सिस्टर है, ये एग्जैक्टली सिमिलर है मार्स हमारे अर्थ के, और वीनस का जो साइज़ है और डेंसिटी है वो मोस्टली इक्वल है। फिर आता है हमारा मार्स। इसके बाद आता है हमारा जुपिटर, जो गैसेस से बना हुआ होता है, मेनली हाइड्रोजन, हीलियम एंड आर्गन होते हैं। फिर होता है सैटर्न, जिसके पास एक प्रोमिनेंट रिंग है जो हमें दिखती है, यूरेनस एंड नेपच्यून। फिर हमारे कुछ होते हैं डार्क प्लैनेट, जैसे कि प्लूटो हो गया और सीरीज हो गया। प्लूटो और सीरीज को हम डार्क प्लैनेट क्यों बोलते हैं? हम इनको डार्क प्लैनेट इसलिए बोलते हैं, हम इनको मेन प्लैनेट इसलिए नहीं कंसिडर करते क्योंकि एक तो इनका कोई नेबरिंग प्लैनेट नहीं है। जब तक कोई नेबरिंग प्लैनेट नहीं होता तब तक उसको स्टडी करना, उसके बिहेवियर को स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसका कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं है जिससे कि ये सन के अराउंड रोटेट करता है, तो इसलिए इनको स्टडी करना मुश्किल होता है। और सीरियस ही एक ऐसा डार्क प्लैनेट है जो हमारे एस्ट्रॉइड बेल्ट के अंदर आता है। बाकी हमारा प्लूटो जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर आता है। फिर ऐसे ही हमारे सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, कॉमेट, इन सब के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इन प्लैनेट्स को अपनी नेकेड आई से देख सकते हो। ये मैंने कुछ पिक्चर्स अपने टेरेस से क्लिक की थी। ये सैटर्न है, ये प्लूटो है, ये जुपिटर है। आप देख सकते हैं जुपिटर कितना बड़ा है। अगर हम पूरे सोलर सिस्टम के मास को कंबाइन कर दें और उसको 2 टाइम्स कर दें, उतना मास है हमारे जुपिटर का। और ये है हमारा ब्यूटीफुल मार्स। तो आप भी अपने प्लैनेट्स को अपने टेरेस से देख सकते हैं। कुछ नहीं चाहिए आपको, बस एक स्काई मैप चाहिए। उसके अंदर अपने एरिया के कोऑर्डिनेट्स डालें और उसको जब आप स्काई की तरफ पॉइंट करेंगे तो आपको वो सब प्लैनेट्स की पोजीशंस के बारे में बता देगा और आप इजीली इन प्लैनेट्स को विजुअलाइज कर सकेंगे। हम प्लूटो को आसानी से विजुअलाइज नहीं कर सकते, ये मंथ में कुछ ही टाइम के लिए आता है, तो इसको देखने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अब हम देखेंगे हमारे मून के बारे में, जो कि होता है हमारा किसी भी सोलर सिस्टम का नेचुरल सैटेलाइट मून होता है, क्योंकि वो हमारे प्लैनेट्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो हमारे जो अर्थ होती है उसके पास हमारा मून है। मार्स के पास 2 मून है, फोबोस एंड डायमोस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारे जुपिटर के पास है मून लो, यूरोपा, गैनीमेड एंड कैलिस्टो। गैनीमेड जो है वो सबसे बड़ा मून है हमारे पूरे सोलर सिस्टम के अंदर। हमारे पूरे सोलर के सिस्टम के अंदर अगर कोई पूछे कि कौन सी नेचुरल सैटेलाइट है सबसे बड़ी, तो हमारे हैं गैनीमेड। फिर हमारे सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इन तीनों के अंदर टाइटन, टाइटेनिया एंड ट्राइटन, ये 3 मून बहुत इंपॉर्टेंट है और आप इनको सीक्वेंस से याद कर सकते हैं। सन जैसे सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो सैटर्न का हो गया टाइटन, यूरेनस का हो गया टाइटेनिया और नेपच्यून का हो गया ट्राइटन। इस तरीके से आप कभी भी नहीं भूलेंगे और प्लूटो का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरह से अगर आप इन मून्स को याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ा मून होता है हमारा गैनीमेड, उसके बाद आता है हमारा टाइटन, फिर आता है हमारा कैलिस्टो, फिर आता है हमारा लो, फिर यूरोपा, और फिर जो हमारा अर्थ का मून है वो हमारा 5th लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम के अंदर।
अब हम देखते हैं कि बाकी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या क्या होती हैं। तो यूजुअली हम सब कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, इन सब में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अब इस वाली वीडियो के बाद अब कोई भी इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। तो कॉमेट जो होता है वो एक आइस और रॉक से बना हुआ होता है, जिसके पास फ्लाइंग लॉन्ग टेल होती है, और वो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर होता है, बाहर से जब एंटर करता है। हमारा एस्ट्रॉइड क्या होता है? एस्ट्रॉइड जो होता है एक बड़ा रॉक होता है जो कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में प्रेजेंट है। एस्ट्रॉइड का ही छोटा भाई होता है मेटेरॉइड। मेटेरॉइड कुछ नहीं होता, बस एक छोटा साइज होता है एस्ट्रॉइड का। और मिटियोर क्या होता है? जब ये एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो इनकी इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है कि ये बर्न करने लगते हैं, तो इसको हम मिटियोर बोलते हैं, जिसको हम नॉर्मली शूटिंग स्टार बोलते हैं या फॉलिंग स्टार बोलते हैं। और फिर आता है मेटेरॉइड। मेटेरॉइड होता है जब एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड हमारे अर्थ के सरफेस पे गिर जाते हैं, उसको हम मेटेरॉइड बोलते हैं। तो अब आप कभी भी नहीं भूलोगे कॉमेट क्या होता है, जो आइस और रॉक का बना हुआ होता है। एस्ट्रॉइड क्या होता है? एक बिग रॉकी मटेरियल होता है। मेटेरॉइड क्या होता है? एक छोटा भाई होता है एस्ट्रॉइड का। जब एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड अर्थ की एटमॉस्फेयर में एंटर करेंगे तो ये जलने लग जाएंगे, इनकी टेल बर्न होने लग जाएगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? फॉलिंग स्टार, शूटिंग स्टार या मेटियोर बोलेंगे। और जब ये सरफेस पे गिर जाएगा तो इसको हम मेटेरॉइड बोलेंगे। अब ये ब्यूटीफुल नियोवाइस कॉमेट है जो अभी थोड़े टाइम पहले ही 27 मार्च 2020 को हमारे साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, और ये फर्स्ट टाइम विजिबल था हमारे इंडिया के पार्ट से। मैंने खुद भी बहुत कोशिश की थी इसको देखने की, बट ये बहुत मुश्किल से दिखने वाला है। तो ये 14 जुलाई से 3 अगस्त तक अर्थ के सरफेस के बहुत नियर था। 20 जुलाई को ये अर्थ के सबसे करीब था, और अब ये कॉमेट सिर्फ 6800 ईयर्स बाद ही विजिबल होगा अर्थ से। तो इसका नाम था नियोवाइस कॉमेट। एग्जाम में आ सकता है कि नियोवाइस क्या है। नियोवाइस एक कॉमेट है। आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। ये हमारे इंडिया के सब पार्ट से दिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं हिमाचल से दिखा है, भोपाल से दिखा है, इंदौर, दिल्ली, सब जगह से दिखा है। ये बहुत ब्यूटीफुल था। अगर आपने भी इसको देखा है तो कमेंट सेक्शन में इसको बताना ना भूलें। फिर है ये मिटियोर शावर, जो कि हमें हर साल ऑब्जर्व होता है 17 जुलाई से 24 अगस्त के बीच में। ये कुछ नहीं होता, जब हमारी अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते करते एक स्टेज पे आ जाती है कि वो एस्ट्रॉइड बेल्ट के करीब आ जाती है। तो जब वो एस्ट्रॉइड बेल्ट से होके गुजरती है, इस पीरियड के अंदर हमें एस्ट्रॉइड शावर दिखता है, इतना ब्यूटीफुल। इसको हम परसीड मिटियोर शावर बोलते हैं। और ये जो होता है ये 17 जुलाई से 24 अगस्त हर साल दिखता है, जो कि अभी आने वाला है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब and share this video and hit the bell notifications so whenever I upload a next video you will be notified. Thank you so much.